Optical. हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में खवातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। तुमको मालूम तो होगी करामत अपनी, तुमको मालूम तो होगी करामत अपनी, संगे मरमर पे दरो पाऊँ तो मखमल कर दो। औरत फूल की मानिंद है, मोहब्बत, नरमी और खुशबू इसकी फितरत में शामिल है, लेकिन ये कतई नहीं है कि औरत कमज़ोर है। औरत को कमज़ोर समझने की भूल कभी मत कीजिए। औरत एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत कि और मर्द को जन्म देती है, मर्द को पैदा करती है। औरत की ताज़ीम करना, उसकी इज़्ज़त करना आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपकी शाइस्तगी और आपका महज़ब होना साबित कर देती है। आजकल आलमी सतह पर ख़वातीन का किरदार तब्दील होता जा रहा है। ख़वातीन आला से आला ओहदों पर फाइज हैं, जो न सिर्फ इदारों की सरबराही करती हैं बल्कि पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में अपना एक कलीदी रोल अदा करती है। मुख्तलिफ सोच और तजुर्बात का मिलाप होने से इदारे जो है मज़ीद मजबूत बनते जा रहे हैं और ख़वातीन की आला ओहदों पर शमूलियत की वजह से वो इश्यूज़ भी एड्रेस किए जाते हैं जो कि आज से पहले इग्नोर किए जाते थे। और ख़वातीन का आला ओहदों पर जो उसकी मौजूदगी है वो सिर्फ एक कौम की तरक्की का आईनादार नहीं है बल्कि वो एक सोशल जस्टिस और बराबरी का भी सबूत देता है। एक खातून घर गृहस्थी भी संभालती है, ऑफिस भी, बच्चों की तरबियत भी करती है, दूसरों का ख्याल भी करती है, लेकिन ये सब करते हुए वो खुद इग्नोर हो जाती है, जिस वजह से उसकी सेहत गिरती है, वो बीमार पड़ती है, उसका स्वास्थ्य जो है वो असरअंदाज होता है और इस तरह सारी फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उन पर ये सारा बोझ इसका आ जाता है। तभी तो कहते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यानी हेल्दी वुमेन एम्पावर्ड फैमिली। तो हम आज बात करेंगे इस बारे में, लेकिन आपको मैं ये बता दूं आज के जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों आला ओहदों पर फाइज है। हम उनके काम के बारे में, उनके तजुर्बात के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ है डीएसपी सईद सलीद शाह और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हफ्सा बजाज। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बरा आदाब और बहुत बहुत वेलकम, आपका खुशामदीद हमारे स्टूडियोज में, हमारे प्रोग्राम में। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सलीद जी। सलीद जी, मुझे बताइए, चूंकि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आपका कैसे ख्याल आया इस फील्ड में जाने का? एक्चुअली ख्याल तो नहीं आया पुलिस में जाने का। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2015 में, तो तब हमें ये इल्म नहीं था कि हमें कौन सी सर्विसेज मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलेगी या पुलिस मिलेगी। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और आपको डेजिग्नेशंस असाइन की जाती हैं तो मुझे पुलिस सर्विसेज ऑफ़र की गई एंड मैंने बेझिझक चुन लिया। मैंने अल्लाह ताला तक छोड़ा कि मे बी इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर समथिंग। तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई जो कि बहुत ही जिस्मानी तौर पर, मानसिक तौर पर एक इंसान को टेस्ट करती है। उसके बाद आई वॉज पोस्टेड, आई हैव बीन पोस्टेड अक्रॉस Delhi, Riyasi, Rajouri. I was supervisor of cyber crimes division. I was chief investigating officer district Srinagar. मैं SDPO हंदवारा रह चुकी हूँ और अब मैं करंटली डेप्यूटी एसपी हेडक्वार्टर्स श्रीनगर देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। तो आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा रहा जब आपने ये डिसीजन लिया दैट यू आर जॉइनिंग पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, व्हेन आई क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज एग्जाम तब दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो कि शी क्वालिफाइड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और चलो समथिंग इज हो गया, इसका करियर सेट हो गया। उसके बाद जब पुलिस ऑफर किया गया, माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ऑनेस्टली जवाब दूं इसका, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब भी पुलिस में रह चुके हैं। ही हैज़ रिटायर्ड एज IGP एंड माई मदर शी इज़ अ प्रोफेसर। तो हमारे फैमिली में बड़ा एक हाईली एक्सपोजर जिसको आप कहते हैं, पढ़ाई लिखाई पर बड़ा फोकस है। वी कम फ्रॉम अ फैमिली विद अ लॉट ऑफ एक्सपोजर।
एफ्लुएंस, तो वहाँ ऐसा नहीं, नेगेटिविटी नहीं थी उनके जहन में कि पुलिस है, मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो क्या बच्ची को भेजना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला गिव इट अ गो, अगर आपका मन है, अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं और जाना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो उनका हमेशा मुझे सपोर्ट इवन टिल डेट, जो भी पोस्टिंग्स जहाँ पर भी लाइफ के हर डिसीजन में उनका सपोर्ट रहा है। आई डोंट थिंक मैं इस महकमे में या लाइफ में प्रोग्रेस कर पाती अगर मेरे वालिदैन का या मेरी फैमिली का सपोर्ट ना हो। हफ्सा जी, हाउ सिविल सर्विसेज इंस्पायर यू? कैसे आप इंस्पायर हुई कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है? मैं भी यहाँ ज्वाइन शायद ना ही करती। मेरा इंटरेस्ट कुछ बिजनेस की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। तो बट फादर मेरे नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं। बट हमारी फैमिली में पढ़ाई लिखाई को लेकर ज़्यादा फोकस है कि एक फीमेल, एक गर्ल एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, लेकिन जॉब की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो थोड़ा सा फाइट करना पड़ा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, एंड हियर आई एम, आज यहाँ पे हूँ। तो सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहा फादर की तरफ से, बट मेरी मदर काफ़ी सपोर्टिव थी। अच्छा। हाँ, मदर काफ़ी सपोर्टिव रही, बोलती इस तरह से मुझसे कभी कुछ नहीं थी, लेकिन फादर थोड़े से रिलक्टेंट थे इस चीज़ को लेके कि बाहर जॉब नहीं करना है, आप पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ करें, आप उम्दा तालीम हासिल करें। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हूँ। तो फिर कैसे फादर साहब आपके पर्सुएड हुए? थोड़ा सा धीरे धीरे, थोड़ा बहुत कहेंगे कि अपनी जो चाह थी इंडिपेंडेंट होने की, चूंकि फैमिली में मैं एक ही बच्ची हूँ, तो मेल डोमिनेटेड फैमिली या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे रहूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हट के बनूँ, हट के आ जाऊँ आगे। तो शायद उस वजह से आई केम आउट। थोड़ा सा शुरू में मेरे फादर भी नाराज़ हो गए, लेकिन वंस आई गॉट सिलेक्टेड है तो उसके बाद वो भी बहुत खुश हो गए, और फाइनली धीरे धीरे अब आज की डेट में मुझे लगता है वो काफ़ी खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। तो सलीद जी को मैं यही पूछना चाहूंगी, डू यू थिंक दैट वीमेन ऑफिसर्स आर ट्रीटेड इक्वली? इफ़ आई टॉक ऑफ माई फील्ड, पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, मेरा ये कहना है और मैं हमेशा कहती हूं, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं देन यू आर अ पुलिस ऑफिसर। वी डू नॉट बिलोंग इन अ फील्ड दैट सीज जेंडर एज अ डिसेबिलिटी। हमारे यहाँ आप मर्द हो, औरत हो, आपने यूनिफॉर्म पहन ली, आप ऑफिसर हैं। ये आई अंडरस्टैंड कि मेल डोमिनेटेड फील्ड और मेरे जिस महकमे में मैं काम करती हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी हार्डशिप्स अलग हैं, जो कि हम सोचते हैं कि एक मर्द ही वो फिजिकल या मेंटल हार्डशिप्स झेल सकता है, बट ऐसा नहीं है। आई हैव वर्कड ओवर द इयर्स इन दिस डिपार्टमेंट। मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है अपने सीनियर्स का, अपने कॉलीग्स का, एंड मैंने भी वही चैलेंजेस, वही पोस्टिंग्स ली हैं जो मेरे मेल कॉलीग्स ने ली हैं। मैंने भी उतनी ही मेहनत, इनफैक्ट उससे ज़्यादा की हो, टू प्रूव माई सेल्फ कि आई कैन वर्क इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। बट येस, सपोर्ट रहा है, डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट रहा है, कॉलीग्स का सपोर्ट रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहा है, एंड आई डू नॉट सी जेंडर एज अ डिसेबिलिटी इन एनी फील्ड। नाउ आई फील मैं वही काम कर सकती हूँ जो मेरा एक मेल काउंटर पार्ट कर सकता है। तो आई थिंक वी डू नॉट सी इट, एंड आप ये भी देखेंगे अब काफ़ी लड़कियां इस शोबे में आ रही हैं, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आपको अब ज़्यादा तादाद में दिखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक वो परसेप्शन अब बदल रहा है। जी, तो हफ्सा जी मुझे बताइए अपने चैलेंजिंग डिसीजंस के बारे में, जो कि आपने इतनी टाइम के टेन्योर में आपको लेने पड़े, वो डिसीजंस जो काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं एज एन ऑफिसर। एज एन ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट समवेयर, अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, ज्वाइन बैक्ड व्हेन आई वाज ऑन मैटरनिटी लीव। बट जैसे कि हमारी मैटरनिटी लीव 6 महीने की रहती है, बट आई ज्वाइंड बैक आफ्टर 40 days ओनली। तो वो मेरा वर्क की वजह से एक चैलेंज रहा। डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज रहे सीनियर जूनियर ऑफिसर्स के बीच में, तो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि व्हेन आई ज्वाइन बैक आई ज्वाइन अ जूनियर ऑफिसर। तो वो एक चैलेंज रहा कि हाउ 40 days के बाद ही आफ्टर योर डिलीवरी यू ज्वाइन बैक, और जो भी ऑफिस के डिसीजंस है, आपका काम है, वो भी ना सफ़र हो, आपका जो बेबी है उसकी भी अपब्रिंगिंग सफ़र ना हो। तो वो एक चैलेंज रहा वहाँ पे। उसके बाद चूंकि आज हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से है,
अभी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, ये भी एक चैलेंज रहा कि हमारे यहाँ यात्रा रहती है। यात्रा में एक फीमेल की पोस्टिंग होना एज एन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रीवियसली मुझे एक चैलेंज लगता था, बिकॉज नोबडी हैज़ बीन पोस्टेड प्रीवियसली एज अ फीमेल ऑफिसर। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि आई हैड टू, मुझे वो गलत प्रूव करना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो एक मेल बंदा वहाँ पे एज बीइंग पोस्टेड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कर सकता है, वो एक फीमेल भी कर सकती है। सलील जी, जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी कहा कि एक खातून जो है घरेलू सतह पर कंट्रीब्यूट करती है और घर से बाहर भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये सब करने में वो कैट एंड रैट की रेस में बेचारी पिसी रहती है चक्की के दो पार्टों में, तो उसकी सेहत गिर जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए खवातीन को? आप भी एक ऑफिसर हैं, आपको भी ये सब चीज़ों का सामना रहता ही रहता है, या हाफसा जी भी एक वर्किंग लेडी है, या घरेलू सतह पे भी अगर खातून को देखेंगे तो वो जूझती रहती है अपनी सेहत। तो क्योंकि अगर हम पुलिस फील्ड की बात करेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर दूसरे सिविल सर्विसेज की हम बात करेंगे, एक ड्यूटीज होती, एक लगा बंदा टाइम रहता है, लेकिन आपकी तो 24 घंटे 24/7। तो इसमें ऐसे में बताइए कितने चैलेंजेस हैं, और ये भी बताइए कि अपनी सेहत का कैसे, जो महिलाएं, जो विमेन है अभी पुलिस सर्विसेज में, उनको कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? मुझे लगता है ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये मिथ है। लोग कहते हैं बैलेंस करना है, आई फाइंड इट अ मिथ। बैलेंस कुछ नहीं हो पाता है, आपको वक्त निकालना पड़ता है, आपको ये कोशिश करनी पड़ती है कि आपको वन शुड नॉट सफ़र एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। आपका, मेरा गर्ज ये कहने का है कि अगर आपको कोई पोस्टिंग चाहिए तो आपको फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर आपको फैमिली लाइफ पर फोकस करना है तो कुछ ऐसा काम होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। कुछ इससे पहले कि आप इस सवाल का मजीद जवाब दें, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगी कि आप शादीशुदा हैं? I have a child. Okay. Yes, I have a baby. Okay. Yes. So what I mean to say is that देखिए, दोनों चीज़ें बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है ना। आई एम अ मदर एंड आई एम ऑल्सो पुलिस ऑफिसर। सो मैं अपने बच्चे को भी टाइम देना है, अपने वक्त को भी मतलब ऐसे बैलेंस करना है कि मैं अपने काम पर भी फोकस करूं। आई एम अ पर्सन जो आई डोंट डू थिंग्स हाफ हार्टेडली। अगर मुझे देना है तो मैं फुल देती हूँ, चाहे मैं फैमिली को दूं, चाहे मैं अपने काम को दूं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी, काफ़ी ऐसा होता है कि माई जॉब इज़ 24/7 365। ये सही बात है कि एक लिमिटेड टाइम नहीं है कि आपको 10 से 2 तक या 10 से 4 तक काम करना है, उसके बाद आप फारिग हैं। नहीं, हमारा काम कभी भी चल सकता है, कब चलता ही रहता है। तो वो खवातीन जो अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनके लिए उनको क्या कहना चाहेंगे, हाउ दे कैन मैनेज? क्योंकि आप एक हाई पोस्ट पर हैं, तो डिफरेंट पोस्ट रहते हैं जी, हर डिपार्टमेंट इट इज में। वेरी डिफिकल्ट। आई विल नॉट अंडरमाइन द फैक्ट दैट बीइंग से अ मदर एंड अ वर्किंग वुमन, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, आपको फैमिली को भी वक्त देना है, बच्चे को भी वक्त देना है, बच्चे की पढ़ाई, उसका हेल्थ, उसका करियर देखना है, और आपको अपना भी करियर देखना है, अपना भी काम देखना है। यू शुड नॉट लैग एट वर्क ऑल्सो। वन शुड नॉट बी द एक्सक्यूज फॉर द अदर। बट ये है कि when you have family support, आपका family आपको support करते हैं, तो certain things are handled. When you are supported at work by your colleagues, by your seniors, काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसी औरत है जिसने कोई भी घर और काम का चैलेंज हैंडल ना किया हो। चैलेंज है, दिस इज़ अ चैलेंज, बट आई हैवंट मेट अ वुमन टिल डेट जो कहेगी कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, या मुझसे काम नहीं हो पा रहा, मुझसे बच्चा नहीं संभाला जा रहा। आई हैव सीन वुमेन हैंडल एवरीथिंग विद अ स्माइल, विद अ लिटिल बिट ऑफ कंप्लेंट। यस, ये हम कंप्लेन, छोटा मोटा वाइनिंग तो चलता रहता है, बट आई हैव नेवर मेट अ वुमन हु इज़ नॉट बीन एबल टू हैंडल ऑल द चैलेंजेस जो ज़िंदगी ने फेंके होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारी अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत या वो ताकत पैदा की है कि हम बढ़ते ही जाते हैं, चाहे काम का चाहे फैमिली का कितना प्रेशर हो। तो वो हफ्सा जी से भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। हाउ यू आर हैंडलिंग प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म इन ए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल, कैसे आप हैंडल कर पाती हैं? अभी तो जैसे सलीद जी ने कहा कि हम लोग फीमेल्स को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है कि हम हैंडल कर पाते हैं, लेकिन एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर एड ऑन हो गई वो हमारा जॉब है। अदरवाइज़ तो हम घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, अपने पेरेंट्स को संभालते हैं,
उसके अलावा भी जो हमारी रिश्तेदार हैं वो भी हमें देखना है, आना जाना है वो भी देखना है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जॉब हमारा जो एड ऑन है, जो हमारी अपने डिसीजंस है, जॉब करना, हमें काम करना है, तो उसको भी मैनेज करना हमें अपने तक है। ऐसे जैसे मैम ने कहा कि शी हैज़ नॉट मेट इस तरह की फीमेल्स, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी सारी फीमेल्स देखी। रीज़न वन और द अदर थिंग इज़ कि कहीं फैमिली में कोई इश्यूज़ है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके बैक एंड पे, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, तो वो भी काम में सफ़र करते हैं इस वजह से। ऑफिस में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अब ऑफिस भी सफ़र नहीं होना चाहिए, आपका बॉस नहीं समझ सकता है, आपका काम नहीं, लोग नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज वी आर एट द सर्विस, हम लोगों के लिए सर्विस यहाँ दे रहे हैं, तो वो भी सफ़र नहीं करने चाहिए क्योंकि समझने के लिए कोई है नहीं। तो लोगों का यही कहना रहेगा कि अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे काम छोड़ देना चाहिए, ना करे काम, क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई वजह है, हम ये कोशिश नहीं कर सकते हैं कि हम देखें कि वजह क्या है। शायद फैमिली में कोई इशू है, हम बात नहीं करेंगे, ऑफिस में हमारा ऑफिस ही टाइम लिमिटेड रहेगा, हम उस पर्सनल मैटर को टच नहीं करना चाहेंगे, कोई भी नहीं टच करता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं, जो हमारे एक ह्यूमन रिसोर्स है कि हम देखें कि एनी इशू इज देयर, अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आप बताना चाहें, अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, वो तो कोई नहीं बोलता, वो कोई नहीं बोलता है। हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं बोलता। हमारे ये कहना चाहूंगी मैं, अगर 99 चीजें आपने सही की हो, उसकी ओर तो कोई सराहना की तो दूसरी बात है, बात भी नहीं करेगा, लेकिन अगर एक चीज गलत हो गई हो तो दे विल पॉइंट देयर फिंगर। हम लोगों का माइंडसेट अभी ऐसा है कि हम घर की बात ऑफिस में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि हम थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, शायद कोई हमें बेटर सजेशन दे और उससे हमारे मसले या मसाइल जो भी हैं वो सुलझ जाएं, लेकिन ऐसा हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, इस तरीके का हमारा वर्क कल्चर नहीं है कि हम घर की चीजें या घर की कोई बात। Do you mean that women should support each other? Do you mean? Of course, yes, yes. तो अभी जो खवातीन हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो कि वो नहीं करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी एक फीमेल, एक औरत ही औरत का दर्द ज्यादा समझ सकती है। तो अगर सपोर्ट नहीं रहेगा, अगर हमेशा एक ऑफिस में टग ऑफ वॉर रहेगा कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपनी सेहत पे भी हमारे असर पड़ता है, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा बाकी जो भी है रिलेटेड टू अपने एक इंसान के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो सफ़र करता है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता कि न बांटने से हम अपना दुख कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, दुख वहीं पे रहता है, लेकिन शायद हमारे को कोई ऐसे कोई सोल्यूशन मिल जाता है, कोई सजेशन मिल जाता है, किसी चीज़ की और इल्मियत बढ़ जाती है कि हम कैसे अपने इस मसाइल को हल कर सकते हैं। सलील जी, चूंकि आपने अभी अपरेंटली बोला हाउ टू मैनेज, टाइम मैनेजमेंट होती नहीं है कोई चीज़, हमें खूबियाँ होती है, लेकिन जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, वर्किंग हो या घरेलू सतह पर भी, तो उनके इंटरेस्ट के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं? काफ़ी डिफ़िकल्टी से बट ये है कि करना है। आप अपने फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली काम पर अगर आप एक ओहदेदार पोजीशन पर हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जब आप एक से फैमिली है आपकी, बच्चे हैं आपके, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहीं मध्य मार्ग, इसको कहते हैं मिडिल पाथ, ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब काम ज़रूरी है तो काम पर फोकस किया जाए, जब आपको फैमिली, ये पता है कि फैमिली में आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, तो नेचुरली फैमिली कम्स फर्स्ट देन, एंड आई फील फैमिली शुड ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी। काम तो चलता है, काम तो मैं ये सबको कहती हूँ, ज़िंदगी के 30-35 साल तो काम करना है। मैं आपसे कुछ टिप्स एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि जो लोग देखते होंगे उनको कुछ टिप्स चाहिए। वेल, टिप्स टू बैलेंस, इट इज़ वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये है कि मैं एक दिन हम गुजारा करके चलते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब आपके साथ साथ उन सारी लड़कियों को, जब आप घर से निकलते हैं, जो आपके घर के मसाइल हैं उनको घर के दरवाजे के पास छोड़ दीजिए। अगर आप उनको वहाँ नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं देख सकते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारा क्या काम है। इसी तरह से हम ऑफिस के जो भी मसाइल है उनको ऑफिस में ही छोड़ दें। मसाइल, काम करना एक बात है, या we should not carry the baggage. वी शुड नॉट कैरी कोई भी किसी भी तरीके का बैगेज, हमें जिस जगह पर हम हैं वहाँ वो कैरी नहीं करना चाहिए। अगर हम वो कैरी करेंगे तो हमारे दिमाग के एक हिस्से में वो चीज़ रहेगी और उससे हमारा जहाँ पर हम हैं वो काम सफ़र करेगा, ना कि काम ही सफ़र, हमारी हेल्थ भी सफ़र करती है, क्योंकि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं,
हम वो 100% उस चीज़ को दे ही नहीं पाते हैं। बट ये है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल को सेपरेट नहीं कर सकते। यू आर अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। आप जब काम पर भी निकलते हैं, आपके जो इश्यूज होते हैं वो आप साथ लेकर आते हैं। जब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन दे कम टू मी दे से कि मैम मेरे मदर बीमार हैं या मेरे घर में ये इशू है या वो इशू है, दे डू शेयर। देन आई टेल देम ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक, थोड़े दिन की ब्रेक ले लीजिए, आप चले जाइए। बट ये इट्स अ गुड एडवाइस कि हाँ यू शुड सेपरेट दी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप, यूर अ ह्यूमन, आप काम पर होंगे, काम पर अगर आप फारिग बैठेंगे 5 मिनट, घर की परेशानी होगी। मैं घर अगर काम पर 10-15 मिनट है मेरे पास, मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचूंगी, आई विल कॉल होम। अगर लेकिन जैसे इन्होंने कहा करना ये चाहिए, बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये करना बहुत टफ है। जब मैं घर पर होती हूँ, कुछ ऐसे अर्जेंट मीटिंग्स आ जाती है, अर्जेंट काम आ जाता है कि मुझे उनको हैंडल करना पड़ता है। इफ आई एम एट होम, पीपल कॉल मी, मतलब आई ऑल्सो हैव अ पर्सनल लाइफ, people need to understand that of course, but as a public service official रात के 10 बजे, रात के 11 बजे कोई मुझे बार बार कॉल कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बट आई एम विद माई फैमिली, तो हाउ डू यू डू दैट? सो फॉर मी ऑन अ पर्सनल लेवल मेरे को ये ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इतना इंटरमिंगल हो चुका है कि यू हैव टू टेक, हमें अपने एटलीस्ट अपने फील्ड में साथ लेकर चलना है। आई कैन नॉट सी अ क्लियर लाइन ऑफ डिविजन। ये है कि एट द बैक ऑफ योर माइंड आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहेंगी। इफ आई एम एट वर्क, एट द बैक ऑफ माय from department to department, from job to job. For example, I am at work, of course I will think of my family if my child is at home. I mean to say, because you are in a police department, you cannot do that. I cannot do that. I don't have the privilege or the luxury. But as far as civil services or other departments are concerned, I don't have the luxury. Possible. Yes, in a work जहाँ आपका definitive time है 10 से 4 है आपको पता है कि 4 बजे आप घर पर आराम से चले जाएंगे, that's okay, and you know that you'll be in office at 10. आप बच्चों को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेज पाएंगे। देर आर डेज जहाँ ड्यूटीज हमारी सुबह के 5 बजे, रात के 3 बजे ऐसी लग जाती हैं, वो टू डू देन, या कहीं 12 बजे ड्यूटीज लग जाती हैं, मीटिंग्स लेट होती हैं। तो विद द चैलेंजेस दैट आई फेस, आई डू नॉट थिंक एज अ वुमन आई कैन सेपरेट द पर्सनल फ्रॉम द प्रोफेशनल। आई टेक my family along in my mind when I'm at work. I take my work along in my mind when I'm at family. Oh, wow. So for me, I don't think I can follow that advice because it's very tough for the in the field that I work. It's very difficult to do that. But ये है कि दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा. That is life. That is how life is. हफ्सा जी कहते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, आप इसे इत्तेफाक करती हैं? जी, जैसे मैम ने कहा कि आप वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, मैं थोड़ा सा उसको कनेक्ट करूंगी। मेरा कहने का मतलब था स्वस्थ से मतलब है जैसे एक फीमेल घर से निकलती है, ऑफिस पहुंचती है, हेल्दी वुमन, तो पहले तो उसने आधा ब्रेकफास्ट आधा ही किया होता है, ऑफिस भागने की जल्दी है, फिर ऑफिस पहुंच के घर जाने की जल्दी है कि घर में खाना पकाना है, वो करना ये करना। मेरा उस चीज़ से मतलब था कि जब आप घर से निकलते हैं तो अपने घर के ये वाले मसाइल जो हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो एक औरत को ज़्यादा देखने पड़ते हैं। अब इन मसाइलों से जो आपका कहना है कि स्वस्थ, जबकि एक औरत जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाती है, अपने काम के मसाइलों की वजह से उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है और इसकी वजह से उसके बच्चों पे भी असर पड़ता है, और वो अपने ऐसे बच्चों को रेज़ करती है जिनके साथ वो चिड़चिड़ी रहती है, शायद उनकी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं, अपने काम में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऑफिस में बॉस ने कहा बार बार ये काम करो वो काम करो, नहीं हो पाता है, और फिर बॉस का भी यही रहता है कि आप पूरा दिन यहाँ पर अपने किचन के मसाइलों को लेकर, अपने सास की मसाइलों को लेकर या रिश्तेदारों के मसाइलों को लेकर आप उलझी रहती हैं। तो मेरा मानना है कि स्वस्थ जो इंसान का स्वस्थ जुड़ा हुआ है वो एक फैमिली से पूरा जुड़ा हुआ है। आपके हस्बैंड हैं, आपके घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं, जब तक कि वो आपके साथ एक बन के नहीं रहे तो आप एक फीमेल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्वस्थ रहे, वो हेल्दी नहीं रह सकती है, क्योंकि एक फीमेल काम भी करेगी, घर भी संभालेगी, बच्चे भी, साफ सफाई भी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हम लोग साफ सफाइयाँ नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, घर जाके हर कोई पोजीशन पे, जो भी जिस पोजीशन पे बैठा है कुछ ना कुछ कर ही लेता है, कोई ना कोई घर के काम तो कर ही लेता है, तो वो भी आपको बैकएंड पे इफेक्ट करता है क्योंकि आपका हेल्पिंग हैंड नहीं रहता है। अगर आपके हस्बैंड हैं वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि औरतें ज़्यादा
सर्विंग में ज़्यादा होती हैं कि सर्व करना है, हस्बैंड खाने चाहिए, बच्चे खाने चाहिए, और खुद एक सैंडविच का पीस उठा के या कुछ उठा के निकल पड़ी, तो खाने पीने पे उसका अपने ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उसका ध्यान है अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, और भी इस तरह के जो घर में आप बड़े बुजुर्ग हो या अपने पेरेंट्स हो, उन सब पे रहता है। तो अपनी सेहत पे उसका ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है। काम की वजह से इफेक्ट तो होता ही है। अच्छा, तो लिहाजा उनको क्या करना चाहिए, खवातीन के लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो सबसे पहले मुझे लगता है अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, आप फिजिकली हो या मेंटली हो, तो आप अपने जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, अपनी फैमिली है, उनको वो सब नहीं दे सकते हैं। ये हमारी भूल ख्याल है कि हम सर्व करेंगे, हमें करना है, पहले बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, बेशक करना है, बट उनके साथ आप भी खाएं, आप भी बैठें, अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को खाना खिलाना है, कुछ देना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है हमें खुद को, जब तक कि हम अपनी सेहत को नहीं देखेंगे, दूसरे की सेहत को बाद में क्या करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सली जी, चूंकि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, सो टेल मी हाउ टू इरेडिकेट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। देखिए, हमारी, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की ही बात करती हूँ, महदूद रहती हूँ वहाँ तक, क्राइम्स जो अगेंस्ट वुमेन है बहुत किस्म के होते हैं। वील बिगिन फ्रॉम से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जिनको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, टू वॉयरिज्म, टू हरासमेंट, टू बुलिंग, टू सेक्शुअल हरासमेंट, टू रेप, टू मर्डर। ये सब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के अंदर आता है। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वी हैव वुमेन्स पुलिस स्टेशन, जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के क्राइम्स देखता है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर। कोई भी लेडी जिसके साथ घरेलू हिंसा से लेकर कोई भी ऐसा क्राइम जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में इंश्राइंड है, तो वो अप्रोच कर सकती हैं पुलिस स्टेशन में। उसके अलावा एज पर न्यू क्रिमिनल लॉज, जब से 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में नए कवानीन आए हैं, जिनके तहत वो EFIR भी दे सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि आप अपने व्हाट्सएप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब आप व्हाट्सएप के ज़रिए, आप ईमेल के ज़रिए, आप वॉइस मैसेज के ज़रिए मैसेज अपना दे सकते हैं। आपको 3 दिन दिए जाएंगे। इन दैट 3 days, अगर आप, a woman can revisit her complaint. Maybe she is having a matrimonial dispute with her husband, और उस गुस्से में उसने कंप्लेंट दर्ज कर दी इलेक्ट्रॉनिकली, एंड शी मे वांट टू रिकंसिडर इट, टेक इट बैक। तो 3 दिन दिए जाते हैं। 3 दिन के बाद इफ यू वांट टू परस्यू द कंप्लेंट, देन आप उस पर साइन करते हैं, यू प्रोसीड अहेड लीगली। अगर आप नहीं करना चाहते, देन यू कैन टेक बैक योर कंप्लेंट विद इन द 3 days। उसके अलावा ये है कि विक्टिम को जो कॉपी ऑफ कंप्लेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो फीमेल विक्टिम है ऑफ एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, शी हैज़ टू बी अपडेटेड अबाउट द स्टेटस ऑफ अ केस विद इन 90 days। और अगर दौरान तहकीकात या दौरान ट्रायल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसको ये बताना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 0 FIR भी है कि अगर एक लेडी के साथ क्राइम होता है जिसकी जुरिस्डिक्शन माने कहीं और है, माने दिल्ली में क्राइम होता है, उसके साथ हरासमेंट हुई, बुलिंग हुई, ईव टीजिंग हुई, बट नाउ शी इज अ रेजिडेंट ऑफ श्रीनगर, और श्रीनगर आकर वो FIR दे सकती है, तो उसको 0 FIR कहते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली इट गोज टू द कंसर्न जुरिस्डिक्शन और इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके अलावा जब केस विड्रॉ किया जाता है, वी ऑल्सो टेक द ओपिनियन ऑफ द विक्टिम इनटू अकाउंट, क्योंकि हम ये मानते हैं जो विक्टिम है वो स्टेक होल्डर है उस जुडिशियल और लीगल प्रोसेस का। उसके अलावा मतलब विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है और एक जेंडर न्यूट्रल अप्रोच है। सर जी, चूंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें एक मखसूस टाइमिंग रहती है। जी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं हफ्सा जी से पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने स्वास्थ्य की बात करी, खाने पीने की बात करी, क्या आपको नहीं लगता है कि मी टाइम कितना एक लेडी के लिए जरूरी है, जिसमें वो एक अच्छी सी किताब पढ़े, अच्छा सा म्यूजिक सुने, क्योंकि सिर्फ जिस्म से ही नहीं, वो मेंटली भी, जो नफसियाती तौर पर उसको स्वस्थ रहना चाहिए। इस बारे में प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन आप बता सकती हैं। बिल्कुल, मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी। जैसे आपने पहले भी पूछा कि मी टाइम, जो आपने कहा कि अपना वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें अपने वक्त पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपने बोला किताब पढ़ लो, आराम से रिलैक्स कर लो, या म्यूज़िक सुन लो, या कुछ भी कुरान पढ़ लें, या कुछ भी जो भी जिसको जैसे ठीक लगता है। तो मी टाइम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी 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 जी।
तो सलील जी क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? मैं सब पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए हाँ? कि खुश रहिए, चेज योर ड्रीम्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बी इन लाइफ, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, मेहनत कीजिए, परसिवेयर कीजिए। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सपना है जो दूर है, और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगी कि बच्चियों को फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में वो कुछ भी हासिल करना चाहें तो फैमिली के सपोर्ट से मुमकिन है। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह के दीवार हुआ करते हैं। जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो एवरी वुमन कैन क्रिएट ए चेंज। कीप शाइनिंग, कीप हेल्दी. Let's meet next time. Till then, Khuda Hafiz and bye bye.